नमस्कार दोस्तों। सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित जो हमारे सीरीज चल रही है उसमें हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में देखा था। तो उसमें हमारा हिंदी के विकास से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था कि हिंदी का विकास आज़ादी से पहले यानी 1950 से पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ और उससे पहले उसका जो विकास क्रम है उसके बारे में जाना था। वो किस प्रकार से एक राष्ट्रभाषा के रूप में और एक राजभाषा के रूप में उसका निर्माण हुआ। उसके बाद राजभाषा के रूप में उसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, भारत का संविधान लागू हो गया, उसके बाद हिंदी के जो राजभाषा थी उसके रूप में उसकी क्या प्रगति हुई, क्या उससे रिलेटेड चीज़ें जो घटित हुई, तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है 1950 के बाद हिंदी की संवैधानिक प्रगति, यानी कि 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गए 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद हिंदी की संवैधानिक प्रगति यानी संवैधानिक आधार पर क्या प्रगति हुई उसके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा जो सब टॉपिक में डिवाइड किया है कि प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर आयोग, यानी इसके बाद इन्होंने जो प्रथम आयोग बना था राजभाषा से संबंधित बाल गंगाधर खेर आयोग था। और दूसरा था संसदीय राजभाषा समिति यानी गोविंद बल्लभ पंत समिति। इन दोनों का उल्लेख संविधान में था। इनके दोनों के बारे में हम चर्चा पिछले उसमें कर चुके हैं, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वह नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देख लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1967 इसे ही संशोधित किया गया था। संसद द्वारा पारित संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 और इसी को फिर संशोधित किया गया 1987 में। इसके बाद राजभाषा के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं और राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विविध तथ्य। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बाकी इसके बाद हम आज इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राजभाषा अधिनियम 1963, तो इसमें हम थोड़ा इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको देख के चलते हैं कि यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो उसमें हमें जो हमारी राजभाषा थी हिंदी उसको लागू नहीं किया गया। यानी उस समय कहा गया कि हिंदी को 15 वर्षों के बाद लागू करेंगे। उसके पीछे जो कारण था, उन्होंने जो तर्क दिया था कि एक तो जो इतने लंबे टाइम से अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जो ये अंग्रेजी का प्रयोग था उसे एकाएक छोड़ना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, एक टाइम पीरियड रख देंगे, यानी 15 वर्षों का समय रखा कि इस बीच जो राजभाषा थी उसका विकास होगा और वो धीरे धीरे अंग्रेजी का स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगी। यानी उन्होंने 26 जनवरी 1965 की डेट रख ली कि इस दिन जो हिंदी है उस हिंदी को पुनर्स्थापित करके अंग्रेजी की जगह जो हमारी राजभाषा है वो हो जाएगी। यानी जो इंग्लिश का प्रयोग था वह बंद हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम कि जो समस्त कामकाज था वो हिंदी में प्रारंभ होना था 26 जनवरी 1965 से। लेकिन अब इसमें देखते हैं जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हमारा देश हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया, संविधान को लागू किया गया, तो उसके बाद देखिए कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र थे, यानी जब कहा जाने लगा कि राजभाषा जो हिंदी है उसका पूरी तरह प्रयोग किया जाएगा और अंग्रेजी को पूरी तरह से बंद किया जाएगा, तो जो अहिंदी यानी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे जहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है या ना के बराबर बोली जाती है, वहाँ पर इस चीज़ का भारी विरोध होने लगा। और इसके जो मुख्य केंद्र थे बंगाल और तमिलनाडु थे, और तमिलनाडु में डीएमके द्वारा इस जो पार्टी है वहाँ की स्थानीय पार्टी है तो उसके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। तो जो अहिंदी यानी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र था वहाँ पे भारी विरोध होने लगा और इसी की प्रतिक्रिया हिंदी भाषी क्षेत्र से भी हुई, और जिसका हिंदी को राजभाषा के रूप में आगे चलकर नुकसान ही हुआ, फायदा कम हुआ। तो जो हिंदी क्षेत्र की प्रतिक्रिया थी उसमें जनसंघ 1951 ईस्वी में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया एक संगठन था। दूसरा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी 1952 में संस्थापक राम मनोहर लोहिया थे।
इन दोनों ने काफ़ी जो हिंदी क्षेत्र से इन्होंने प्रतिक्रिया की नहीं कि राजभाषा के रूप में हिंदी होनी चाहिए, हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसका गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और यहाँ के जो हिंदी थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ। यानी एक भाषाई विवाद उभरा और इसी भाषाई विवाद में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, उन्होंने हिंदी को एकमात्र भाषा स्वीकार करने व अंग्रेजी को हटाने से पहले, यानी अंग्रेजी को जब हटाएंगे तो उससे पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि गैर हिंदी राज्यों, यानी जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, उनसे जरूर उनकी सम्मति प्राप्त की जाएगी, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब इसी का परिणाम क्या था कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 था वो इसी का परिणाम था। अब देखो, राजभाषा जो अधिनियम आया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था, हिंदी का जो प्रयोग को पूर्ण रूप से लागू ना करके, यानी जो हिंदी पूर्ण रूप से लागू होनी थी, इंग्लिश को पूरी तरह से बंद करना था, उसको पूर्ण रूप से लागू ना करके उस अवधि के बाद भी संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए इंग्लिश का प्रयोग जारी रखा गया। यानी जैसे इंग्लिश चल रही है वैसे चलती रहेगी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी इंग्लिश को भी बनाए रखना था। और इसके अगर राजभाषा अधिनियम 1963 के जो मुख्य प्रावधानों की बात की जाए तो इसमें कुल 9 धाराएं हैं और 26 जनवरी 1965 से हिंदी के साथ इंग्लिश का प्रयोग भी पहले की तरह जारी रखा गया। यानी जो इस संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि इंग्लिश को बनाए रखा गया 1965, यानी जो डेट दी गई थी 26 जनवरी 1965 कि उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश खत्म हो जाएगी और हिंदी का प्रयोग ही सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। तो इसको एक विस्तार दे दिया गया कि जो इंग्लिश है जो चल रही है उसका प्रयोग भी जारी रहेगा। अर्थात 26 जनवरी 1965 से राजभाषा अधिनियम 1963 यानी 1963 के तहत एक द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हो जाती है कि जो फर्स्ट हिंदी रहती है और सेकंड इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में बना दिया जाता है। इससे पहले क्या था, इंग्लिश मुख्य भाषा थी और हिंदी जो एक सहायक भाषा थी। तो जो समिति बनी थी, इससे पहले आपको ध्यान होगा जो समिति बनी थी वो उसी में इस चीज़ को रखा गया था कि जो इंग्लिश है उसको सहायक भाषा के रूप में रखा जाए। यानी जो जीबी पंत समिति थी उसमें ये कहा गया था और गवर्नमेंट यानी जो सरकार थी उसके द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया था। संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रयुक्त की जा सकेंगी। यानी संघ के लिए जितने भी सरकारी प्रयोजन होते हैं उसके लिए दोनों भाषाओं का प्रयोग जारी रखा गया। और राजभाषा अधिनियम 1963 का 1967 में संशोधन किया गया। यानी इसी का आगे चलकर 1963 का 1967 में इसमें और चीज़ें ऐड की गई, संशोधन किया गया। अब इसके बाद देखते हैं कि 1967 में इसमें क्या प्रमुख चीज़ें ऐड की गई। ये 1967 अधिनियम की बात की जाए तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हुआ, यानी उनके शासन काल में यह राजभाषा अधिनियम संशोधित किया गया। इसका जो मुख्य उपबंध था, जो ये गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से इसकी प्रतिक्रिया थी, यानी जो विरोध हो रहा था कि इंग्लिश को बनाए रखा जाए, कि हिंदी को थोपा ना जाए, कि जो पूरा मतलब लगा लो कि जो साउथ था, दक्षिण भारत था हमारा, वो इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था कि हम पर हिंदी को थोपा ना जाए और इंग्लिश भी साथ में चलती रहे। तो इसी का जो जो आश्वासन नेहरू जी ने दिया था, तो उसी का जो प्रभाव था इंदिरा गांधी ने कि उन्होंने अपने शासनकाल में एक जो राजभाषा अधिनियम था उसको संशोधित करवाया 1967 में। और उसमें उन्होंने मुख्य उपबंध ऐड करवाया कि इंग्लिश भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए गैर हिंदी राजभाषा वाले राज्यों के विधानमंडल से संकल्प पारित करना होगा और इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग एक संकल्प पारित होगा, तो उसके बाद ही इंग्लिश का प्रयोग समाप्त किया जा सकेगा। इन्होंने इंग्लिश को हटाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि अगर इंग्लिश को हटाया जाएगा तो उसके लिए गैर हिंदी राजभाषा जो राज्य हैं जहाँ पे हिंदी जिन्होंने राजभाषा के रूप में नहीं अपनाई है, उनके विधानमंडल द्वारा जब एक संकल्प पारित होगा और प्लस उसके साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग संकल्प पत्र पारित होंगे, उसके बाद ही हम इंग्लिश को हटा सकेंगे।
तो यदि इसको टिप्पणी देखी जाए कि यदि यह एक भी राज्य चाहता है, यानी पूरे भारत में अगर एक भी राज्य चाहता है कि इंग्लिश बनी रहे, तो समस्त देश की सहायक भाषा इंग्लिश बनी रहेगी। यानी हिंदी के लिए जो ये संशोधन था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक अभिशाप के रूप में था। अब इसके बाद जैसे उन्होंने या संकल्प पारित करवाए या संशोधित जो राजभाषा अधिनियम था वो संशोधित हो गया, तो इसकी प्रतिक्रिया भी गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए तो अच्छी हुई, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य थे वहाँ पर इसमें प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। तो इसके लिए जो सरकार ने एक संकल्प 1968 में जारी किया था, संसद द्वारा पारित संकल्प था। तो जो ये संसद द्वारा पारित संकल्प था 1968 में, इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें थी कि राजभाषा हिंदी एवं जो प्रादेशिक भाषाओं की जो प्रगति थी उसको सुनिश्चित करना, कि उसके बारे में जो हिंदी और प्रादेशिक भाषाएं हैं उनका लगातार क्या हो, प्रगति होती रहे, विकास होती रहे। इसके बाद इन्होंने त्रिभाषा सूत्र यानी 3 भाषा सूत्र का एक फॉर्मूला निकाला कि त्रिभाषा सूत्र के तहत हिंदी और जो अहिंदी गैर भाषी जो भाषी विवाद था उसको हल करने की कोशिश की गई। जो पूरे देश में एक भाषी विवाद चल रहा था तो उसको हल करने का एक प्रयास किया गया। अब इन्होंने क्या कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है, वहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट इनकी हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी, और साथ में उन्हें क्या किया जाएगा, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे दक्षिण भारत की एक कोई भी भाषा पढ़ाई जाएगी, यानी लोगों को उस भाषा को सीखने के लिए, एक लैंग्वेज सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो अहिंदी या गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे साउथ है या हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी अपनी प्रादेशिक भाषा, साथ में इंग्लिश, और वहाँ पे हिंदी को उन्हें बोलना और लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा, यानी वहाँ पे हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन यह दोनों जो ये प्रयास होते हैं, ना तो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत या पूर्वोत्तरों वहाँ पे किसी ने, यानी जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे ना तो हिंदी का विकास हुआ, और ना ही जो हिंदी क्षेत्र है वहाँ पे दक्षिण भारत की किसी ने कोई लोकल जो भाषा थी वह सीखी, यानी यह प्रयोग भी असफल हो गया। जो ये संसद द्वारा ये संकल्प था 1968, इसको एक जो भाषी विवाद था, तो इसको जो भारत सरकार द्वारा इसको हल करने की एक कोशिश की गई थी कि जो ये विवाद चल रहा है इसको सुलझाने का एक प्रयास था, लेकिन यह प्रयोग असफल हो गया। ना तो हिंदी भाषी वाले क्षेत्रों ने दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखी, और ना ही अहिंदी या गैर भाषी हिंदी क्षेत्र वालों ने हिंदी सीखने का प्रयास किया। तो यह प्रयोग पूरी तरह से असफल हो गया। इसके बाद राजभाषा नियम 1976 लाया गया। इसके तहत कुछ राजभाषा संबंधी कुछ प्रमुख नियम बनाए गए, जिसका लगातार संशोधन यानी 1987, 2007 और 2011 में संशोधित किया गया है। इसके जो इससे रिलेटेड जो मुख्य फैक्ट हैं कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग के बारे में है। जो इसका उद्देश्य है या नाम है राजभाषा नियम 1976 संशोधित 1987, तो इसका जो नाम है संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग। और इसमें प्रधान राजभाषा हिंदी और सह राजभाषा इंग्लिश एवं प्रादेशिक भाषा हेतु नियम बनाए गए हैं, नियम और उपनियम बनाए गए हैं कि उनका किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाएगा। और आज भी इन्हीं नियमों के अनुसार द्विभाषिक नीति का अनुपालन किया जा रहा है। यानी आज भी जो नियम कानून जो राजभाषा से रिलेटेड जो चल रहे हैं वह इसी राजभाषा नियम 1976 जिसको 1987 में संशोधित किया गया, जिसमें ज़्यादातर 1987 से संबंधित जो नियम हैं वो आज भी चल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजभाषा के विकास से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं जिनका राजभाषा के विकास में काफ़ी योगदान है। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं: केंद्रीय हिंदी समिति, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और इसकी स्थापना 1967 में की गई। और इसका जो मुख्य कार्य है, भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं और उनके जितने भी हिंदी कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनके बीच इनका समन्वय करना होता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ें और हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके। दूसरा है साहित्य अकादमी, ये भी नई दिल्ली में स्थित है।
1954 में इसकी स्थापना की गई और ये साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है, यानी सबसे बड़ी संस्था है साहित्य अकादमी नई दिल्ली। इसके बाद राजभाषा विभाग है, 1971 में इसकी स्थापना की गई और देश में अनुवाद करने वाले जितना भी ट्रांसलेट होता तो उसकी सबसे बड़ी ये संस्था है। इसके बाद प्रकाशन विभाग 1944 में स्थापित किया गया, फिल्म प्रभाग 1948 में, आकाशवाणी 1957 में और दूरदर्शन 1976 में, जिन्होंने राजभाषा को विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके बाद कि राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विविध तथ्य, यानी कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो राष्ट्रभाषा या राजभाषा से संबंधित है, जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो विचार था सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो ये जो विचार था ये बंगाल में उत्पन्न हुआ और आज़ादी के बाद की बात की जाए तो हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा विरोध होने वाले राज्यों में से एक था बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो ये रखा था ये गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था और इसका समर्थन शंकर राव देव ने किया था। यानी जो हमारे संविधान सभा थी उसमें जब राजभाषा बनाने का विचार आया तो सबसे पहले जो प्रस्ताव था वो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा और उसका समर्थन करने वाले शंकर राव देव थे। इसके बाद संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में कितने वोट प्राप्त हुए थे हिंदी को? तो 4 भाषाओं पर, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 4 भाषाओं पर विचार किया गया था, जिसमें हिंदुस्तानी और हिंदी को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुए थे। इसमें हिंदुस्तानी को 77 वोट और हिंदी को 78 वोट यानी 78 वोट प्राप्त हुए थे। इसके बाद आज़ादी से पहले कुछ हिंदी समर्थक व आज़ादी मिलने के बाद हिंदी के घोर विरोधी हो गए। यानी कुछ ऐसे लोग जो आज़ादी से पहले हिंदी का बहुत जोर तरीके से समर्थन करते थे कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा के रूप में होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती है संविधान में बात आती है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा देंगे, तो उसी जब ये बात आती है तो वो पलट जाते हैं और हिंदी का विरोध करने लगते हैं कि हिंदी को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। तो इसमें जो कुछ प्रमुख लोग हैं सी राजगोपालाचारी, सुनीति कुमार चटर्जी और अनंत सैनम अयंगर, यानी ये प्रमुख लोग हैं जो आज़ादी से पहले हिंदी का समर्थन करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद हिंदी को थोपने, जैसे कि जबरदस्ती हिंदी को थोपा नहीं जा सकता, यानी उसके विरोध में हो गए। तो ये थे हमारे कुछ 1950 के बाद जो हिंदी का संवैधानिक प्रगति हुई उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।